हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने CUET PG फिजिक्स का एक और वीडियो लेकर। तो कल हमारा जो था टेस्ट, उसका मैंने वीडियो सॉल्यूशन बनाया था और टेस्ट में बहुत सारे बच्चे, तो नहीं कहूँगा, जितने भी ग्रुप में हैं उनमें से काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, परंतु जो मार्क्स हैं वो आपके इतने ज़्यादा नहीं आए जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मेरा ये कहना है कि जो भी कारण हो, जिसकी जिसकी वजह से भी अभी तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करो अगर आप टारगेट कर रहे हो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए। क्योंकि अभी जितने आपके मार्क्स आए, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए उतने मार्क्स सफिशेंट रहेंगे। तो अभी तक भी अगर नहीं पढ़ना चालू किया है तो पढ़ना चालू कर दो, है ना। और जो नेक्स्ट टेस्ट है वो जो मार्च का फर्स्ट संडे होगा उस दिन नेक्स्ट टेस्ट होगा। सिलेबस क्या होगा, फ्राइडे तक जो भी मैं पढ़ाऊंगा और उससे पहले जितना भी पढ़ा हुआ है हमने अब तक, वो सारा का सारा टेस्ट में आएगा। यानी कि आएगा तो ऑसिलेशन और EMT आएगा, परंतु अब जो फ्राइडे तक सिलेबस कवर हो जाएगा वो भी टेस्ट में आने वाला है। ठीक, चलिए जी। तो आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है ऑसिलेशन का, और ऑसिलेशन में भी इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ LC ऑसिलेशंस की, है ना। LC ऑसिलेशन मतलब L का मतलब इंडक्टर और C का मतलब कैपेसिटर। तो इंडक्टर कैपेसिटर का जब पेयर होगा, जोड़ा होगा, तो जो टाइम पीरियड है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो क्या होगी, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको कंबाइंडली हम नाम देते हैं LC ऑसिलेशन। तो LC ऑसिलेशन का एक सर्किट तुम्हें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पर L बोले तो इंडक्टर और C बोले तो कैपेसिटर, ये दो एलिमेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर अभी रजिस्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ LC ऑसिलेशन की बात कर रहा हूँ। एक बात और, ये जो सर्किट है हमारा, इसके अंदर कोई भी EMF सोर्स नहीं है ना। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, देयर इज नो EMF सोर्स, देयर इज नो EMF सोर्स। ठीक है साहब। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या कि हमें कैपेसिटर के अक्रॉस क्या चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप चाहिए या वोल्टेज चाहिए। और सेम कहानी है किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस। तो इंडक्टर के अक्रॉस भी हमें वोल्टेज चाहिए और कैपेसिटर के अक्रॉस भी हमें वोल्टेज चाहिए। तो अगर मैं वोल्टेज लिखूं कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस यदि वोल्टेज लिखूं और इसको लिख दूं मैं VC से, तो VC किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन C, है ना भाई। Q बराबर होता है V इंटू C, तो V बराबर क्या हो गया, Q अपॉन C। जहां पर जो Q है, Q क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। और C का मतलब क्या होगा, C का मतलब क्या होगा, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस या कैपेसिटी भी बोल सकते हो। ठीक, सिमिलरली हम जो वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस लिख लेंगे, वोल्टेज लिख लेंगे इंडक्टर के अक्रॉस। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा उसको हमने लिख दिया VL से, और ये जो वैल्यू होती है वो होती है -L DI अपॉन DT, -L DI अपॉन DT। अच्छा जी, अब क्योंकि जो I है, I वो बराबर होता है DQ अपॉन DT, DQ अपॉन DT। यहाँ पर क्या हो गया, -DQ अपॉन DT। तो -DQ अपॉन DT, आई की वैल्यू रख दी, तो ये माइनस के साथ वैल्यू रखी, तो क्या बन गया, L D2Q अपॉन DT2। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई, VL और VC। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी EMF सोर्स नहीं है, तो अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लगाएं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL, तो क्या बन जाएगा, VL प्लस VC इक्वल्स टू 0। 0 के बराबर क्यों हो गया, वैसे तो वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं तो 0 के बराबर होगा ही। यहाँ पर EMF सोर्स होता तो वो इंक्लूड हो जाता। अब यहाँ पर EMF सोर्स है नहीं, तो सीधा सीधा VL और VC का जो समेशन है उसको किसके बराबर कर दिया, 0। अब VL जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्या है, L DQ अपॉन DT2। और VC जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, Q अपॉन C, Q अपॉन C, ये बन गया। तो यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं D2Q अपॉन DT2, L से डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन LC, ये हो गया Q इक्वल्स टू 0। यदि इसको मैं कंपेयर करूँ SHM इक्वेशन से जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की बनाई थी, तो वो इक्वेशन क्या थी, वो कुछ इस तरह से बन रही थी इक्वेशन, है ना। कैसे बन रही थी, D2x अपॉन DT2 प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें अगर हम, तो आफ्टर कंपेयरिंग
हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो ओमेगा नॉट है वो किसके बराबर हो गया 1/√LC। ओमेगा नॉट ये किसके बराबर हो गया 1/√LC, क्योंकि ओमेगा नॉट किसके बराबर है 2πf, तो यहाँ से 2πf बराबर हो गया 1/√LC और f की वैल्यू हो गई 1/2π और 1/√LC। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई फ्रिक्वेंसी की। और अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड के लिए इस फॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं 2π/T और ये हो गया 1/√LC। तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 2π क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो √LC। तो ये तो बन गया टाइम पीरियड LC ऑसिलेशन में, और ये किसकी वैल्यू आ गई फ्रिक्वेंसी की LC ऑसिलेशन में। तो ये हो गया टाइम पीरियड और ये क्या हो गई फ्रिक्वेंसी। अब इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। आपको इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी जाती है, आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दी जाती है, आपसे पूछ लिया जाता है कि टाइम पीरियड बताओ, है ना, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है किसकी वैल्यू बताओ, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बताओ। अब अच्छा, इसके बाद जब ये SHM की इक्वेशन बनी थी हमारे पास, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन लिखा था हमने वो कुछ ऐसा लिखा था x = x0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरह से इक्वेशन लिखी थी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो किस में बन रही है, चार्ज में। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का, वो क्या लिखा जाएगा Q = Q0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो इसका जो जनरल इक्वेशन हो गया इस LC ऑसिलेशन के लिए वो क्या हो गया Q = Q0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। अब आगे क्या, जब टाइम 0 है यानी कि इनिशियली जब शुरुआत में यानी कि t बराबर 0 पर, तो कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो होगा मैक्सिमम और करंट जो होगी वो होगी 0, ठीक है। यानी कि जो Q है उसकी वैल्यू कितनी होगी Q0, Q की वैल्यू कितनी होगी Q0, और किसकी वैल्यू मैं कर रहा हूँ, जो करंट है, करंट की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 0, क्योंकि dq जो करंट है वो di/dt है, I बराबर क्या है dq/dt, क्योंकि चार्ज की जो वैल्यू मैक्सिमम हो गई यानी कि कांस्टेंट हो गया, तो dq/dt क्या हो गया 0, इसलिए करंट कितनी हो गई 0। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखो, ये वाली इक्वेशन के अंदर। तो ये वाली इक्वेशन के अंदर जब वैल्यू रखोगे t बराबर 0 पर, तो क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ पर रख दिया आपने Q0, ये हो गया Q0 साइन, और ओमेगा ये हो गया 0 प्लस फाई, ठीक है। तो यहाँ से Q0 = Q0, इसको अभी कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो गया साइन फाई, तो ये बन गया 1। तो यहाँ से साइन फाई = 1, दैट मीन्स कि फाई की वैल्यू कितनी आ गई π/2, फाई की वैल्यू क्या आ गई π/2। तो इसका मतलब जो फाई है यानी कि जो इनिशियल एंगल है वो कितना हो गया π/2। इसका मतलब Q बराबर क्या बन गया Q0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू हमने कितनी रख दी π/2, तो इस वैल्यू को हमने कितना लिख दिया π/2। तो यहाँ से जब मैंने इसको π/2 लिख दिया, तो साइन को अगर π/2 से ऐड ऐसे लिखूँ मैं, साइन π/2 प्लस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा Q0 कॉस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, चार्ज की, किसकी वैल्यू आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यानी कि बेसिक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट जो होती है, करंट किसी टाइम पर करंट निकालनी है, तो करंट जो है I वो किसके बराबर है dq/dt। करंट किसके बराबर है dq/dt या -dq/dt जो हमने शुरुआत में लिखा था। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, माइनस तो रहेगा ही Q0। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन, है ना, और कॉस ओमेगा टी है तो क्या आएगा, ओमेगा भी साथ में आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा Q0, और ये हो गया साइन ओमेगा टी। अब ये दोनों जो इक्वेशंस वह हैं ये बहुत काम की इक्वेशन बनी है हमारे। ये तो हो गई इंस्टेंटेनियस करंट, किसी टाइम टी पर हमसे करंट पूछ लिया जाएगा, और ये हमसे किसी टाइम टी पर क्या पूछ लिया जाएगा, चार्ज पूछ लिया जाएगा। तो ये इक्वेशंस लगाकर हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। अब याद नहीं रखना, ये बना सकते हैं हम, बहुत आसान काम है। किस तरह से मैंने
इन चीज़ों को बनाया है, ये आप देख सकते हो, है ना। तो ये बेसिक जो इक्वेशंस हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। मेनली तो आप ये इक्वेशन ध्यान रखो, ये इक्वेशन आपको पता है तो आप ये सारी चीज़ कर ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से मैंने इनको सॉल्व किया है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पूछ लिया जाता है एनर्जी, ठीक है। तो एलसी जो ऑसिलेशन है उसमें एनर्जी, तो एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन, एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी जो ऑसिलेशन है उसमें हमारे पास दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है हमारे पास कैपेसिटर और एक एलिमेंट है हमारे पास इंडक्टर। तो सबसे पहले तो हम कैपेसिटर के अंदर क्या एनर्जी स्टोर होगी उसको निकाल लें, फिर हम निकालेंगे जो इंडक्टर है उसके अंदर जो एनर्जी क्या स्टोर होगी उसको निकाल लें। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको मैंने लिख दिया यूसी से। किससे लिख दिया? यूसी। अब जो एनर्जी है, जो एनर्जी की वैल्यू हम लिखते हैं वो कैपेसिटर की क्या लिखते हैं? पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्या लिखते हैं? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो हमने मान लिया इनिशियली जो चार्ज है वो डी क्यू है, तो जीरो से और कहाँ तक? डी क्यू तक। और पोटेंशियल कितना है कैपेसिटर पर? वी सी। और चार्ज कितना हो गया? डी क्यू। अब क्योंकि जो वी सी है, वी सी बोले तो पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर, तो वी सी की जो वैल्यू है वो कितनी है? क्यू बाय सी। वी सी की वैल्यू कितनी है? क्यू बाय सी। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखूँ जीरो से क्यू, और ये हो गया कितना? क्यू बाय सी, ठीक। और ये डी क्यू, क्यू बाय सी और डी क्यू। तो अब क्यू का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ लिख देता हूँ, तो यू सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी बन के आ जाएगी? क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। अब यहाँ देखो क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है? क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से यू सी कितना बन गया? क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ओवर टू सी, ठीक है। कितना बन गया? यू सी इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि t बराबर जीरो पर कैपेसिटर में एनर्जी बताओ, तो एट t इक्वल्स टू जीरो, तो t इक्वल्स टू जीरो पर कॉस ओमेगा टी क्या वैल्यू दे देगा? जीरो। तो यानी कि यू सी अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी। दैट मीन्स कि उस टाइम जो मैक्सिमम एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी। अब इसका क्या जो रोल है वो मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा, यानी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मैक्सिमम एनर्जी का, ये मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगा। तो ये तो बात हो गई किसकी? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। फिर मैं अगर बात करूँ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो इंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर है उसको लिख दिया मैंने यूएल, और यहाँ पर भी ये जीरो से आई लिख दिया। इंडक्टर के लिए जो पोटेंशियल है वो वी एल है, और ये लिख दिया मैंने डी क्यू। अब क्योंकि आई बराबर क्या था? डी क्यू अपॉन टी, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई डी टी। माइनस का माइनस बाहर ले लोगे, उसको सिंपल कर देंगे। तो यहाँ से बन जाएगा, एक मिनट रुको, तो यू एल इक्वल्स टू, ये हो गया जीरो से आई, ये हो गया वी एल, और यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ डी क्यू, डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा? आई डी टी। तो ये हो गया आई डी टी। अब आपने शुरुआत में लिखा था, क्या लिखा था कि जो वी एल है वो किसके बराबर है? माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो माइनस माइनस यहाँ का मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे लगा लो माइनस। तो यू एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो से आई, और ये एल डी आई ओवर डी टी, और यहाँ से क्या हो गया? आई डी टी, ठीक है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यू एल की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ एल आई स्क्वायर। ढंग से लिख देता हूँ वापस, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो हाफ एल आई स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी ना। आई का इंटीग्रेशन होगा तो आई स्क्वायर बाई टू बनेगा, एल कांस्टेंट हो गया। तो अब आई की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? आई की वैल्यू आपने निकाली थी, आई की वैल्यू निकाली थी ये वाली, ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। इस वैल्यू को रखो यहाँ पर, तो ये वैल्यू रखो यू एल, ये बनेगा हाफ एल, यहाँ वैल्यू रखो,
ये वैल्यू कितनी है, ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई एनर्जी इन इंडक्टर, एनर्जी इन इंडक्टर। तो अब मैं आपको बोलूं कि t बराबर 0 पर इंडक्टर में एनर्जी निकालो, तो एट t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा भाई, ये साइन ओमेगा टी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ पर वैल्यू रख दूँ तो ओमेगा हाफ एल ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन ओमेगा टी वाली 0, यानी कि ये वैल्यू 0। तो t बराबर 0 पर इंडक्टर की एनर्जी क्या रहेगी 0, यानी कि सारी की सारी एनर्जी किसके पास रहेगी, किसके पास, कैपेसिटर के पास। t बराबर 0 पर सारी की सारी जो एनर्जी है वो किसके पास रहेगी, कैपेसिटर के पास रहेगी, जो कि होगी उसकी मैक्सिमम एनर्जी। और जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी, करंट मैक्सिमम कब होगी, जब ये साइन एंगल कितना बन जाएगा π/2, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। तो जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो उस केस में जो कैपेसिटर है उसके पास जो एनर्जी है कितनी हो जाएगी 0, है ना। देखो हमारे पास दो वैल्यू आई, वापस बताता हूँ। हमारे पास आई एक कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर की एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, ये आई क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2c, यही वैल्यू है ना, अपॉन 2c। और यू एल की वैल्यू हमारे पास ये वाली आई। तो इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है, यहाँ लिखूँ व्हेन t इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 है तो जो एनर्जी है, कुल एनर्जी, पहली बात तो कुल एनर्जी की बात कर लें, तो कुल एनर्जी किसके बराबर होगी, यू सी प्लस यू एल, यानी कि कैपेसिटर प्लस इंडक्टर की एनर्जी। तो t बराबर 0 पर कुल एनर्जी किसके बराबर होगी, कैपेसिटर की एनर्जी के बराबर। और कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी t बराबर 0 पर क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, यानी कि आई की वैल्यू क्या होगी 0, और जो चार्ज होगा उसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि जो कैपेसिटर है वो फुल चार्ज होगा इस कंडीशन में। सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, कैपेसिटर फुल चार्ज है। अब जब करंट फ्लो करना चालू कर दिया उसमें से, जब करंट ने उसमें से फ्लो करना चालू कर दिया तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा यानी कि जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो व्हेन आई इक्वल्स टू आई मैक्स हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा, तो उसका केस में ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। ओमेगा टी π/2 होते ही यू एल की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, और ये वैल्यू आ जाएगी हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर, है ना, यानी कि ये यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कर देंगे तो यू सी कितना हो जाएगा 0। तो अब जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या हो गई 0, कैपेसिटर क्या हो गया डिस्चार्ज, सारी की सारी जो एनर्जी है वो किसके पास आ गई, अब इंडक्टर के पास आ गई। ठीक है, तो एक बार शुरुआत में जो एनर्जी थी टोटल किसके पास थी, वो कैपेसिटर के पास। फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो सारी की सारी एनर्जी किसके पास जा रही है, इंडक्टर के पास। फिर कैपेसिटर चार्ज होगा तो सारी की सारी एनर्जी किसके पास जा रही है, कैपेसिटर के पास। फिर एनर्जी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो सारी की सारी एनर्जी किसके पास जा रही है, किसके पास, इंडक्टर के पास। तो एक बार एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम एनर्जी जो कुल एनर्जी है क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। एक बार जो कुल एनर्जी है वो किसके बराबर है, 1/2 एल आई स्क्वायर, एल आई मैक्स स्क्वायर। तो इस तरह से दो के बीच में लगातार एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एल सी ऑसिलेशन। एक बात और, जो कैपेसिटर वाली एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो इंडक्टर वाली एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो दोनों का समेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का समेशन करके अगर वैल्यू को लिख दें तो U इक्वल्स टू यू सी की वैल्यू कितनी है, ये वाली, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2c प्लस, और ये वैल्यू कितनी हो गई 1/2 एल ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी। ठीक है, अब हमने पढ़ा अभी कि सिंस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1/LC, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/LC। तो क्या बनेगा, क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2c प्लस
हाफ एल का एल, ओमेगा स्क्वायर की जगह हम कितना रख देंगे 1/LC, तो ये क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ एल से एल ख़त्म, तो क्या बन गया ये बन गया क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ओवर 2c, और प्लस ये कितना बन गया क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2c, कॉमन आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, ये बराबर हो जाएगा क्यू नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या दे देगा 1, तो यहाँ से हमारे पास कुल एनर्जी की वैल्यू आ गई क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है, जो कि किसके बराबर हो जाएगी हाफ एल आई मैक्स, हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर। तो ये एनर्जी की वैल्यू हो गई जो कि क्या है कांस्टेंट है। तो कुल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी कांस्टेंट। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया, इनिशियली जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसकी वैल्यू है क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। उस कंडीशन के अंदर इनिशियली मतलब t बराबर 0 पर करंट 0 है, सारा का सारा चार्ज कैपेसिटर के पास है, यानी कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, फिर वो डिस्चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल रही है मैग्नेटिक में। ओमेगा टी बराबर π/2 पर वो वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें मैग्नेटिक एनर्जी में। अब चार्ज 0 हो गया, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, फिर वापस ये घूमेगा, तो इस तरह से एक बार कैपेसिटर चार्ज फिर डिस्चार्ज, चार्ज फिर डिस्चार्ज, तो इस तरह से लगातार ये मैक्सिमम, ये इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, इस तरह से ये लगातार खेलते रहेंगे। तो ये जो ऑसिलेशन होगा इसको हम नाम देंगे एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी 10⁻⁶, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी है, फ्रिक्वेंसी बोले तो f, ये वैल्यू दी है 10⁻⁶ हर्ट्ज, आर प्रोड्यूस्ड इन एन LC सर्किट इफ द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज 2 μf, c की वैल्यू दी है कितनी 2 μf फेराड है ना, तो 2 μf यानी कि 2 × 10⁻⁻⁶ f, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। सीधा सा फार्मूला लगाना है, फार्मूला क्या है f = 1/2π और LC, यही तो फार्मूला लगेगा। f की वैल्यू रख दो कितनी है 10⁻⁶, 1/2π √L, L निकालना है, c की वैल्यू कितनी हो गई 2 × 10⁻⁻�6, तो यहाँ से L को सॉल्व करके लिखेंगे तो L की वैल्यू कितनी आएगी 1.26 इंटू यह आ जाएगा कितना 10 पावर कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, एक मिनट रुको भाई, आंसर सीधा लिख देता हूँ मैं, तो इसको चेक कर लेना एक बार भाई, कहाँ गया, तो ये है 10⁻⁻8, तो यहाँ से जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1.26 इंटू 10⁻⁻8 हर्ट्ज, तो ये किसकी वैल्यू आ गई इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। कुल मिला के बात ये थी, ये फार्मूला अगर आपको आता था तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आता था तो नहीं होगा। आगे बात करें, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है दिखने में, पर सॉल्यूशन इसके एक एक लाइन के होंगे। कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या है। क्वेश्चन में हमें बोला है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस L की वैल्यू दे रखी है 2 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10⁻³ इज कनेक्टेड अक्रॉस अ चार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस दिया है 5.0 μf यानी कि 5 × 10⁻⁻⁶, एंड द रिजल्टिंग LC सर्किट इज सेट ऑसिलेटिंग इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी, Q डिनोट्स द इंस्टेंटेनियस चार्ज, Q इंस्टेंटेनियस चार्ज है, ऑन कैपेसिटर I करंट है, इट इज़ फाउंड दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि Q0 की वैल्यू है 200 μc, ये Q0 की वैल्यू है और ये कितनी है 200 μc। व्हेन Q इज इक्वल्स टू 100 μc व्हाट इज द वैल्यू ऑफ di/dt, जब Q की जो वैल्यू है वो 100 μc है तो di/dt की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें ये बताना है। ठीक है भाई, कैसे करेंगे देखो, हमारे पास जो इक्वेशन थी ये कर रहा हूँ मैं सॉल्व पहले, यहाँ पे आगे पेज पे ना, हाँ हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये इक्वेशन बनी थी। क्या इक्वेशन बनी थी, Q/C प्लस L dQ/dt2 बराबर 0। dQ/dt को हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, तो Q/C माइनस L di/dt इक्वल्स टू 0। भाई हमारे पास क्या था, I इक्वल्स टू माइनस dQ/dt,
तो डी अपॉन डी टी को बाहर निकाल लिया हमने और उसको लिख दिया आई, और यहाँ ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो ये बन गया हमारे पास। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू कितना बन गया, क्यू अपॉन एल सी, ऐसा ही कुछ बन जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू, यानी कि ये निकालना है। कब निकालना है, जब क्यू कितना है 100 म्यू सी, तो वैल्यू रख दो। तो डी आई अपॉन डी टी, क्यू की वैल्यू कितनी है 100 म्यू सी, तो 100 इंटू 10 पावर -6। उसके बाद एल की वैल्यू है 2 मिली हेनरी, यानी कि 2 इंटू 10 पावर -3, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 5, तो 5 इंटू 10 पावर -6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो है 10 पावर 4 एम्पियर पर सेकेंड, ये आंसर है हमारे पास। कब, जब Q की वैल्यू कितनी है 100 म्यू सी। फिर दूसरा बोला है जब Q बराबर 200 म्यू सी है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I। देखो भाई, अब ये तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पूछा है, तो व्हेन Q इक्वल्स टू 200 म्यू सी, दैट मीन्स कि चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये चार्ज की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। तो चार्ज जब मैक्सिमम है, तो मैंने अभी तुम्हें बताया जब चार्ज मैक्सिमम है तो करंट कितनी है 0, देन I की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 0। तो अब जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी है वो किसके पास है, कैपेसिटर के पास है, यानी कि हम t बराबर 0 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो I की वैल्यू है वो कितनी हो गई 0। अब पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I, फिर से तुमसे वही पूछ लिया, एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I का मतलब ये हो गया कि जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर जो है वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। मतलब ये हुआ कि जो शुरुआती एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्यू मैक्स स्क्वायर अपॉन 2c, ये इनिशियल था, ये यहाँ से पहुँच कर ये कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर एल आई मैक्स स्क्वायर, ये वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इसमें। तो हमें क्या पूछ रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं किसकी वैल्यू बताओ भाई, हमें पूछ रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I की बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I, इसको सॉल्व करो, तो I मैक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा Q मैक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा L, और ये C। अब इसका रूट ले लो, तो रूट लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा I मैक्स और ये Q मैक्स अपॉन अंडर रूट LC। Q मैक्स की वैल्यू कितनी है, Q मैक्स की वैल्यू है 200 म्यू सी, तो 200 इंटू 10 पावर -6 अपॉन LC। L कितना था, L था 2 इंटू 10 पावर -3, 2 इंटू 10 पावर -3। C कितना था, C था 5 इंटू 10 पावर -6। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी I मैक्स की, मैं लिख देता हूँ सीधी 2 एम्पियर। कितनी वैल्यू आएगी, 2 एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये पूछा है कि व्हेन I इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q। हमें ये बोला है, क्या बोला है कि व्हेन I इज इक्वल्स टू I मैक्स बाई 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, ये बताना है। तो देखो भाई, जो कुल एनर्जी है, कुल एनर्जी किसके बराबर है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन 2c प्लस हाफ LI स्क्वायर। ये मैक्सिमम में कन्वर्ट हो रहा है, मैक्सिमम मतलब हाफ LI मैक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कंडीशन दी है कि I की वैल्यू क्या हो गई, I मैक्स बाई 2, तो ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2c प्लस हाफ L, I की जगह क्या लिख दो, I मैक्स बाई 2, तो ये हो गया I स्क्वायर मैक्स अपॉन ये हो गया 4 इक्वल्स टू 1/2 LI मैक्स स्क्वायर, ये बन गया। तो 1/2 और 1/2 खत्म, तो ये बन गया Q स्क्वायर अपॉन C। अब इसको सब्सटीट्यूट मतलब ट्रांसपोज कर दो, तो ये क्या बनेगा, I मैक्स स्क्वायर, और कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा L भी कॉमन आ गया ना, ये L भी कॉमन आ गया, L को भी कॉमन ले लो, तो ये कितना बनेगा 1 - 1/4, यही तो बनेगा। इधर जाएगा तो 1/4, तो ये कितना बन जाएगा 3/4। तो Q स्क्वायर अपॉन C इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 3/4 LI मैक्स स्क्वायर।
तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/4 CL और I मैक्स स्क्वायर। अब वैल्यूज़ रखो सारी जितनी भी तुम्हारे पास है, या फिर पहले स्क्वायर से लिख दो, √3/2 LC ये रूट में हो जाएगा और ये हो जाएगा I मैक्स। अब जितनी भी वैल्यू है तुम्हारे पास यहाँ पर उनको सब्सटीट्यूट करो तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 1.732 म्यू सी। ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है तुम्हें दिखने में बड़ा लग रहा होगा, पर इसी को मैं 4 क्वेश्चन बना सकता हूँ। मतलब एक क्वेश्चन लिख दिया, पहले मैंने बोला कि Q बराबर 100 म्यू सी पर di/dt निकालो, फिर 200 म्यू सी बोल दिया दूसरा क्वेश्चन, फिर मैंने बोल दिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालो तीसरा क्वेश्चन, फिर मैंने 4th क्वेश्चन डाल दिया। तो एक ही क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन बना लिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है एलसी ऑसिलेशन के जब क्वेश्चंस आएंगे तो तुम उन्हें किस तरह से सॉल्व करोगे वो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा दिया शायद, और तुम लोग सीख भी गए हो, है ना। तो ये था हमारा एलसी ऑसिलेशंस। बहुत कुछ साइंटिफिक नहीं था इसमें, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था जो तुम्हें समझ में नहीं आए, है ना। तो ये हो गया एलसी ऑसिलेशन ख़त्म। अब इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन। फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, किस तरह से उसकी जो इक्वेशंस है वो बनती हैं, क्या उसके न्यूमेरिकल बनेंगे वो हम देखेंगे, और उसको भी इतनी ही आसान भाषा में समझने की हम कोशिश करेंगे जितना अभी आसान भाषा में हमने एलसी ऑसिलेशंस या उसके पहले की चीज़ों को समझा है। ठीक है, तो जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अच्छा, ये जो लेक्चर था ये ऑसिलेशन का था। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत दिनों से EMT का लेक्चर नहीं बनाया है, तो EMT का लेक्चर या रात को या कल जो दोपहर तक वो अपलोड होंगे, और कल 2 लेक्चर अपलोड होंगे EMT के कल 2 लेक्चर अपलोड होंगे। मेन बात ये है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।